डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन के नागरिकों और चीन के प्रतिष्ठानों पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों से शी जिनपिंग सरकार बौखला गई है। चीन की सरकार ने बलूचों के इन हमलों को बहुत ही गंभीरता से लिया है। चीन की सख्त रुख को देखते हुए अब पाकिस्तान की सरकार ने चीनी हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व करने का फैसला किया है। चीन के इंजीनियर चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC की परियोजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। चीन CPEC के जरिए हिंद महासागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाना चाहता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के गुस्से को देखते हुए अब पाकिस्तान की सेना चीनी इंजीनियरों को उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाकर अभूतपूर्व स्तर पर करने जा रही है। दोनों ही पक्षों ने माना है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान और चीन के बीच CPEC की शीर्षतम कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। अब यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान के अंतरिम प्लानिंग मंत्री सामी सईद पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। इस दौरान चीन के साथ सुरक्षा के क्रियान्वयन को लेकर बनी सहमति की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक के अंतिम दस्तावेज से पता चलता है कि चीन ने अपने नागरिकों और प्रोजेक्ट पर हमले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरी बातचीत में शामिल एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि इस वजह से दोनों ही पक्ष असाधारण कदम उठाने के लिए सहमत हुए हैं। हाल के वर्षों में चीन के नागरिकों और CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट पर कई बार भीषण हमले हुए हैं। इसके बाद से ही चीनी हितों की पाकिस्तान में रक्षा के लिए गंभीर समीक्षा शुरू हुई है। यह भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से CPEC का विकास काफ़ी प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि अब चीन ने CPEC के विस्तार से किनारा कर लिया है। पाकिस्तान चाहता है कि चीन जलवायु परिवर्तन और टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश करे। पाकिस्तान ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया जाएगा ताकि चीनी नागरिकों की रक्षा की जा सके। पाकिस्तान की सेना पहले ही 2 स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न बना चुकी है ताकि CPEC के तहत चीन के निवेश की रक्षा की जा सके। अब फैसला हुआ है कि CPEC प्रोजेक्ट में काम करे चीनी नागरिक जब भी घर से बाहर जाएंगे उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मुहैया कराई जाएंगी। चीन पाकिस्तान को सुरक्षा उपकरण और ट्रेनिंग मुहैया कराएगा। आइए अब हम बात करें कनाडा के बारे में। कनाडा ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद कनाडा की संसद में यारोस्लाव हुंका को सम्मानित किया गया, जो हिटलर की नाजी आर्मी में था। इन दोनों ही घटनाओं के बाद ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच विवाद बढ़ गया है। कनाडा के सहयोगी शुरुआत में धीमी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन अब वो कनाडा के लिए समर्थन बनाने लगे हैं। अमेरिका भी अब इस मामले में कनाडा के साथ खड़ा होने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने हाल ही में मीडिया से कहा था कि हम किसी भी देश को छूट नहीं देंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कहा कि वो इसे लेकर चिंतित है, लेकिन अगर कनाडा को समर्थन मिल रहा है तो भारत अकेला नहीं है। एशिया के 2 देशों भी कनाडा पर हमला बोल रहे हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कनाडा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कनाडा आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह रहा है। उन्होंने कहा कुछ आतंकियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने बिना किसी सबूत के अपमानजनक आरोप लगाए हैं। यही उनका तरीका है। यही बात उन्होंने श्रीलंका को लेकर भी कही, जब उन्होंने कहा कि श्रीलंका में नरसंहार हुआ, जो एक झूठ था। साबरी ने कहा कि हर कोई जानता है कि हमारे देश में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। बांग्लादेश का प्रमुख अखबार भी भारत के समर्थन में उतर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का मुख्य हत्यारा नूर चौधरी कनाडा में शरण पाए हुए है। बांग्लादेश कई बार कनाडा से उसके प्रत्यार्पण की मांग कर चुका है, लेकिन हर बार कनाडा इस मुद्दे पर खामोश हो जाता है। ढाका ट्रिब्यून में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद बदरुल हसन ने एक लेख लिखा है। इसमें कहा है कि कनाडा हमेशा बांग्लादेश की मांग को यह कहकर ठुकरा देता है कि वहाँ मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन क्या जब कनाडा ने इस शख्स को शरण दी थी तो उन्हें पता नहीं था कि यह राष्ट्रपति की हत्या में शामिल था, फिर भी उन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। आइए अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में बात कर लें। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल का चीन दौरा जारी है। प्रचंड ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लेकर प्रधानमंत्री ली क्यांग से मुलाकात की है। चीन और नेपाल के बीच 13 सूत्री संयुक्त बयान जारी हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रचंड के दौरे से नेपाल और चीन के बीच रिश्तों में कोई बड़ी या उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। आलम यह रहा है कि चीन और नेपाल के बीच किसी नए समझौते पर भी हस्ताक्षर नहीं हुआ है। यही नहीं, चीन चाहता था कि नेपाल उसके सैन्य गठबंधन GSI में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, BRI पर भी चीन का कोई खास सफलता नहीं मिली। नेपाली PM ने चीन के साथ देश के नया नक्शा का मुद्दा उठाया या नहीं, यह अभी पता नहीं चल पाया है। प्रचंड की यात्रा में जो सबसे अहम पहलू निकल कर आया हुआ है कि नेपाल ने ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध खुलकर किया है। इससे पहले तक नेपाल केवल एक चीन नीति की बात कर रहा था, अब वह एक चीन सिद्धांत पर सहमत हो गया है। एक चीन सिद्धांत कहता है कि चीन की सरकार ही ताइवान का कानूनी प्रतिनिधित्व करती है। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री नारायण खड़का कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री प्रचंड ने चीनी नेतृत्व से नक्शे का मुद्दा उठाया जो देश की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसका संयुक्त बयान में जिक्र होना चाहिए था ताकि देश को पता चलता। खड़का ने कहा कि प्रचंड की यात्रा बेहद साधारण रही और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे महत्वपूर्ण कहा जा सके।
नेपाल और चीन के बयान में BRI का जिक्र है। कहा गया कि दोनों देश सहयोग को बढ़ाएंगे। चीन BRI के लिए लोन देना चाहता है, लेकिन प्रचंड इसके लिए तैयार नहीं हुए। प्रचंड ग्रांट की मांग कर रहे हैं। चीन के काफ़ी दबाव के बाद भी नेपाल ने GSI को मंजूरी नहीं दी। इसके कई विशेषज्ञ चीन को का नाटो मानते हैं। नेपाल के साथ जारी संयुक्त बयान में GSI का कोई जिक्र नहीं किया गया। नेपाल ने साफ कर दिया कि GSI एक सैन्य गठबंधन है जो उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति का विरोध करता है। नेपाल ने चीन की GSI समर्थन किया था। चीन के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप गौली ने कहा कि PM प्रचंड चीन दौरे पर उन वादों को भी पूरा नहीं कर पाए जिनका उन्होंने संसद में वादा किया था। उन्होंने कहा कि संसद में प्रचंड ने कहा था कि इस चीन दौरे पर नए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होगा और BRI का क्रियान्वयन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गौली ने कहा कि पिछले कुछ समय से चीन के साथ भरोसा बहुत नीचे चला गया है, लेकिन हम नहीं जानते कि प्रचंड इस भरोसे को वापस ला पाए या नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन का समझौता नया नहीं है और न ही यह सफलता है। एक और खबर जो पाकिस्तान से निकल के आ रही है, पाकिस्तान बुरे आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। यहाँ के लोग हर छोटी से छोटी सुविधा के लिए जूझ रहे हैं। महीनों से चली आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कमर कस ली है। इसके लिए उसने देश में 10 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा किया है। अब इस ज़मीन पर पाकिस्तानी सेना खेती करने जा रही है। हालांकि इस कदम ने देश में सेना की व्यापक उपस्थिति के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया खाद्य सुरक्षा अभियान नए साल की शुरुआत से शुरू किया जाएगा। यह काम नागरिक सैन्य निवेश निकाय के जरिए किया जाएगा। बता दें कि योजना का उद्देश्य पट्टे पर राज्य की भूमि पर सेना द्वारा संचालित खेतों के माध्यम से फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है। योजना के मुताबिक सेना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी। यह दिल्ली से लगभग 3 गुना बड़ा क्षेत्र है। इस योजना का समर्थन करने वालों का दावा है कि इससे फसल की बेहतर पैदावार होगी और पानी की बचत होगी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान की इसकी सख्त जरूरत है। फसल बेचने से होने वाले लाभ का लगभग 20% कृषि अनुसंधान विकास के लिए रखा जाएगा। निक्केई एशिया ने लीक हुए सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि बाकी को सेना और राज्य सरकार के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। हालांकि इस योजना को चुनौतियों के साथ साथ विभिन्न वर्गों से आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेजों से पता चला है कि सेना का गेहूं, कपास और गन्ना जैसी फसलों के साथ साथ सब्जियां और फल उगाने के लिए 30 साल तक के पट्टे दिए जाएंगे। कई लोगों ने चिंताएं जताई है कि सेना पहले से ही काफ़ी शक्तिशाली है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा अभियान से भारी मुनाफा कमा सकती है और इससे पाकिस्तान के करोड़ों ग्रामीण भूमिहीन गरीबों को नुकसान होगा। आलोचकों ने बताया कि नया कदम पाकिस्तान की सेना को देश की सबसे बड़ी भूमि मालिक के रूप में मजबूत कर सकता है। लोगों का कहना है कि सेना का काम बाहरी खतरों से रक्षा करना और अनुरोध किए जाने पर नागरिक सरकार की सहायता करना है। निक्केई एशिया ने लीक दस्तावेज के हवाले से कहा कि अधिकांश भूमि चोलिस्तान रेगिस्तान में है जो पानी की कमी से ग्रस्त है। 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन आसपास के जिलों में है जो सेना को दी जानी है। उल्लेखनीय है कि लाहौर उच्च न्यायालय ने पहले जमीन को देने पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन जुलाई में एक अन्य पीठ ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं कि सेना को मिलने वाली जमीन पर पहले से कोई खेती की जा रही थी या नहीं। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों द्वारा संचालित फौजी फाउंडेशन निवेश समूह के सदस्य फोगरो ने चिंताओं को खारिज कर दिया है। फोगरो के प्रबंधक के हवाले से कहा गया कि आवंटित की जा रही अधिकांश जमीन बंजर है, इसलिए किसानों का किसी तरह से नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि रेगिस्तान में ज़मीन में खेती कैसे की जाए। पाकिस्तान में बरसों तक खुलेआम रहने वाली खालिस्तानी आतंकी अब दहशत के साये में दुबके हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने लगभग 15 प्रमुख खालिस्तानी आतंकवादियों को 12 सेफ हाउस में रखा है। ये घटनाक्रम 1 महीने के दौरान हुआ है। इन खालिस्तानी आतंकियों के लिए पाकिस्तानी हैंडलर्स ने राजधानी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की ईरान से लगती पश्चिमी सीमा के आर्मी हेडक्वार्टर के पास बने सेफ हाउस में पनाह दी है। भारत ने मंगलवार को ही पाकिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के अनुसार करणवीर सिंह कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में सक्रिय खालिस्तानी आतंकियों को कोऑर्डिनेट करता है। करणवीर सिंह ने पाकिस्तान को अपना इंटरनेशनल बेस बनाया हुआ है। भारत इंटरपोल से पाकिस्तान को माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम समेत 20 मोस्ट वांटेड की सूची कई साल पहले थमा चुका है। मेजर जनरल रैंक का अफसर खालिस्तानी सेल का काम को देखता है। ISI का मेजर जनरल रैंक का डायरेक्टर खालिस्तानी आतंकियों के साथ मंसूबों को अंजाम देता है। इसके लिए अलग खालिस्तानी सेल है। ISI 40 साल से खालिस्तानियों को फंडिंग मुहैया करा रही है। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले खालिस्तानी जनमत संग्राम भी ISI के एजेंट मदद देते हैं। वाधवा सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल, रणजीत सिंह उर्फ नेता खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, लखबीर सिंह रोड़े खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, हरविंदर सिंह रिंडा बर खालसा, गंगा सिंह ढिल्लो, गजेंद्र जगमीत सिंह ये पाक में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपको नई खबरों के साथ। धन्यवाद।